इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मंत्री श्री नरेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित श्री उमेश मोदी जी, ब्रजेश शुक्ला जी, अशोक अग्रवाल जी, सतनाम सिंह सेठी जी, आनंद अग्रवाल जी, सुधीर कुमार सिद्धू जी, मुकेश अग्रवाल जी, अमित अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, आज के इस वैसे सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश की राजधानी में इतने भव्य सम्मेलन में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि दो 2014 भारत की दशा को दुनिया के सामने मजबूती से बदलने और वैश्विक मंच पर भारत को एक श्रेष्ठ और समृद्ध भारत के रूप में प्रस्तुत करने का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भारत का परचम न लहरा रहा हो। देश के अंदर आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के मोर्चे हों, देश के अंदर आम जन के मन में एक विश्वास हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से नए भारत और समृद्ध भारत की इस तस्वीर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का हो, या भाइयों बहनों दुनिया के मंच पर भारत की जोरदार और धमकदार पहचान को आगे बढ़ाने का हो। मैं अभिनंदन करूंगा माननीय श्री पीयूष गोयल जी मंच पर आए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर लें। पीयूष जी इस मंच पर आए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारने पर मैं उनका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीयूष जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपकी सही हर एक व्यक्ति का जो है वो जानते हैं कि कैसे बिजनेस होता है, और इसलिए आज उनका मार्गदर्शन यहां पर प्राप्त होगा। मैं वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकाल करके आज यहां पर उपस्थित हुए हैं, और उनका आगमन प्रदेश के लिए, आप सभी के लिए मंगलमय हो, इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सबको, पीयूष जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, खासतौर पर नरेश जी को हृदय से मैं धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, जो ये पहचान देश को मिली है, ये इसलिए मिली है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक दृष्टि दी है, भारतीय दृष्टि।
ये 1947 में अगर इस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व भारत के पास होता तो भाइयों बहनों, भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश होता, दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक और सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होती। और उसका ताजा उदाहरण हमारे सामने है कोरोना महामारी के दौरान। कोरोना महामारी में हम सब ने इस बात को महसूस किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का कार्य पूरे देश ने जिस प्रभावी ढंग से किया वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया के विकसित देशों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि भले ही भारत आर्थिक रूप से अमेरिका के समकक्ष न हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अमेरिका जैसा न हो, लेकिन जितना भारत ने अपने देश की जनता के लिए कोरोना कालखंड में, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हो, चाहे वह जनधन अकाउंटधारी महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि देने का हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान के खाते में पैसे देने का मामला रहा हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत के परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करने का मामला रहा हो, जिस प्रतिबद्धता के साथ भारत ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया वो आज किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन साथ साथ न केवल उपचार और टेस्ट फ्री, खाद्यान्न भी फ्री और भाइयों बहनों वैक्सीन भी फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। हर एक व्यक्ति के लिए वैक्सीन के लक्ष्य को उपलब्ध कराते हुए पहली बार भारत ने किसी महामारी के खिलाफ वैक्सीन बनाया। 110 करोड़ रुपए से 110 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और लगातार भारत इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रहा है। यह पहली बार हुआ है। कल्पना करिए 2014 के पहले अगर ये महामारी आई होती क्या होता। भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन किया, सहयोग किया। और भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार का संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो सबसे खराब स्थिति होती थी वह प्रदेश के अंदर भय का माहौल होता था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। प्रदेश के अंदर गुंडा टैक्स वसूला जाता था, अराजकता का एक वातावरण था, अव्यवस्था थी। लेकिन आज 4.5 वर्ष हो गए, प्रदेश के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं। और सबको मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन दंगों के द्वारा हुए किसी भी व्यापारी या किसी भी शासकीय नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे वो। और इसलिए सभी दंगाई इस समय चुप बैठे हैं। जो पेशेवर अपराधी और माफिया थे, नरेश जी की उम्र तो काफी है, उनको याद होगा 1991 में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष से नंद गोपाल रुंगटा काशी में थे, वाराणसी में थे, निर्मम हत्या कर दी गई थी, अपहरण हुआ, 1.25 करोड़ रुपए फिरौती भी लिया गया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज किसी माफिया का दुस्साहस है? आज किसी माफिया में इतना दुस्साहस नहीं कि कुछ कर सके। अभी मैं कैराना गया था,
अभी मैं पिछले सप्ताह गया था। 2017 के पहले कैराना और कांधला की क्या स्थिति थी, सभी लोग पलायन कर गए थे। कैराना कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख मार्केट माना जाता था, पलायन हो गया था। एक छोटी सी बच्ची मुझे मिली वहां पर, मैं गया था, मैंने कहा मैं जो परिवार भाग गए थे वापस आए हैं, उसी परिवार में मैं भोजन लूंगा दोपहर का। और जब मैंने उस बच्ची से पूछा, 5वीं क्लास की बच्ची थी, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटी तुम्हें डर तो नहीं लगता स्कूल जाने में? कहा अरे साहब अब आप है ना, हम कैसे क्यों डरेंगे? अब डरेंगे तो अपराध ही डर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर यह माहौल देने में हम क्यों सफल हुए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में आपके सामने वायदा किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः लागू करने का कार्य कर रही है। इसलिए आज प्रदेश भय मुक्त है, दंगा मुक्त है, अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है और विकास की गतिविधि तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज उत्तर प्रदेश आप सबकी मेहनत और आपके पुरुषार्थ से देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बना है। इससे पहले क्या स्थिति थी? हम 6, 7वें नंबर पर थे। लेकिन जब इस चीजें एक साथ जुड़ती हैं तो रोजगार भी सृजन होता है, ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ती हैं और उसी में प्रदेश सरकार ने भी रिकॉर्ड मात्रा में अब जीएसटी कलेक्शन के साथ ही यह भी व्यवस्था दी कि व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ हम लोगों ने इस बात को कहा है, हर उस रजिस्टर्ड व्यापारी को 10 लाख रुपए का हम लोग सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाएंगे और प्रदेश ने इसको पूरी मजबूती के साथ लागू भी किया है। भाइयों बहनों, सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था की इस स्थिति में आज जब तकनीक का प्रयोग करने के बारे में, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर आग्रह करते हैं, आग्रही बनाते हैं पूरे देश को, आज उसका परिणाम है सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश के पास है। निवेश करने वाले किसी भी उद्यमी और व्यापारी के लिए उस प्रकार की सुविधा उत्तर प्रदेश उपलब्ध करवा रही है। जब अनुकूल वातावरण हर एक स्तर पर होता है, केंद्र और प्रदेश सरकार जब मिलकर के एक साथ कार्य करती है तो डबल इंजन की सरकार का लाभ आम जन के जीवन में परिवर्तन करता हुआ दिखाई देता है। और आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर तमाम चुनौतियों को का सामना करते हुए जो तय किया है, उसके पीछे आप सबका सहयोग और इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में बदलने में भी हमें मदद मिली है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सबसे ही कहना चाहूंगा, आज पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान नहीं। मुझे याद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो किसान आए, जो यहां पर व्यापारी आए होंगे, जो वैश्य समाज से जुड़े हुए प्रतिनिधि आए हैं, यहां पर हैं मंच पर हमारे मुरादाबाद के मेयर भी हैं, मेरठ से हमारे पूर्व विधायक भी हैं और भी हमारे तमाम पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। याद करिए, जब सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलती थी, रोक लगा दी जाती थी, नहीं निकलने दिया जाता था। 2017 में भी मैं आया था। जब मैं जैसे आया तो जुलाई में मेरे सामने आया कि साहब कावड़ यात्रा को रोकने के लिए, तो मैंने कहा भी हम रोकने के लिए नहीं आए हैं, कावड़ यात्रा क्यों रुकेगी? कहा साहब कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा एक बार होने ही दीजिए, कावड़ यात्रा को पूरा निकालिए, धूमधाम से निकालिए और पूरी यात्रा निकलेगी नहीं, शासकीय हेलीकॉप्टर से हम पुष्प वर्षा भी करवाएंगे और आप करेंगे। इसमें आपने देखा होगा कावड़ यात्रा में 4 करोड़ लोग निकलते हैं, कहीं तिनका नहीं हिलता। प्रयागराज कुंभ को आपने देखा होगा, प्रयागराज कुंभ का सर्वाधिक लाभ जिन लोगों ने लिया उसमें से नंदी जी भी हैं। उनका व्यापार खूब फला फूला वहां पे, और सचमुच मैं उनसे इस बारे में पूछ रहा था,
हमारे लिए अध्ययन का एक विषय भी था कि भाई 24 करोड़ श्रद्धालु आए हैं प्रयागराज में, तो प्रयागराज में इन श्रद्धालुओं के आने से हमारी इकोनॉमी पर असर क्या पड़ा है। अभूतपूर्व परिवर्तन आया। कोई ऐसा व्यक्ति प्रयागराज का नहीं रहा होगा, नाविक से लेकर के और वहां का कोई बड़ा उद्यमी, जिसने अपनी सेवाएं कुंभ के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं को न दी हो और वहां के व्यवसाय को बढ़ाने और बदलने में मदद न की हो। यह परिवर्तन होता है, बहुत परिवर्तन, बहुत असर पड़ता है। अभी आपने देखा होगा दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, कितना भव्य दिव्य था। दुनिया, पर्यटक भी आएंगे। ये माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार और प्रजापति समाज से जुड़े हुए लोग एक नए रोजगार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के लिए हमें चीन पे निर्भर रहना पड़ता था, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। अब हमारे गांव गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम होने लग गए हैं। बर्तन वहीं बन रहे हैं, मूर्ति वहीं पे बनने लग गई है। अभी देव दीपावली का कार्यक्रम 19 नवंबर को, कार्तिक पूर्णिमा को काशी में होगा। वही भव्यता, वही दिव्यता नेतृत्व पे निर्भर करता है। और दूसरा, मैं इस बात को मानता हूं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करने वाला राष्ट्र नायक को ही सर्वोपरि रखता है। एक नई बहस चली है, एक नई बहस चली है। आप याद करिए भाइयों बहनों, 31 अक्टूबर को भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार पटेल की पावन जयंती थी। और सरदार पटेल की पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने, सरदार पटेल भारत के राष्ट्रनायक हैं, लेकिन राष्ट्रनायक की तुलना राष्ट्र तोड़क खलनायक से करने का प्रयास हुआ था, जिन्ना से करने का प्रयास हुआ था। एक होड़ लग गई है। मुझे लगता है कोई भी सच्चा भारतीय सरदार पटेल का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। और जिन्ना को अपना नायक नहीं मान सकता। अगर कोई जिन्ना को अपना नायक मान रहा है, इसका मतलब कहीं खोट है। और भाइयों बहनों, हम सबको उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, उनका पर्दाफाश करना चाहिए। ये बताने की आवश्यकता है कौन वे लोग हैं जो भारत के आन मान शान के प्रतीकों को अपमानित कर रहे हैं। और ये अवसर है हमारे सामने, जब भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ा सकते हैं। और यह तब संभव होगा जब उत्तर प्रदेश खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश की इस ताकत को आपको आगे बढ़ाना है। और आपकी इस ताकत का एहसास कराने के लिए ही आज मैं इस सम्मेलन में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं नरेश जी को, उनके पुत्र, विधानसभा में हमारे माननीय उपाध्यक्ष श्री नितिन अग्रवाल जी को और इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, माननीय श्री पीयूष गोयल जी आज इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पीयूष जी भी आ गए हैं। आगे एक माला, बड़ी माला में फोटो खिंचवा दीजिए। फोटोग्राफर चाहते हैं बड़ी माला में। आप आगे आइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वैश्विक व्यापारी एकता, पीछे तक आवाज कम आ रही है। वैश्विक व्यापारी एकता,
आप सब लोग बिल्कुल आराम से बैठे। मैंने कहा है कि कोई भूखा नहीं जाएगा, सब आराम से सोएंगे। पीयूष जी आए हुए हैं, तो पीयूष जी को हम, अगर आप कहें तो मैं अपने हाथ से एक मोमेंटो दे दूं। हैं सब? अब मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा विजय रथ यात्रा लेकर निकल। आप देखिए किस